नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमित शाह कोलकाता पहुंचने वाले हैं। पटना का इवेंट खत्म हो गया क्योंकि इवेंट हर दिन एक इवेंट होना चाहिए, तो आज पटना में बड़ा इवेंट था। अब पटना के बाद अगला इवेंट कोलकाता में 9 तारीख को, फिर उसके बाद अगला इवेंट 12 तारीख को असम में, गुवाहाटी में। और इस पूरे इवेंट में कोई व्यवधान, कोई विघ्न बाधा न पैदा हो, इसीलिए चेन्नई के इवेंट पर विराम लगा दिया। चेन्नई में अगर इसी बीच में देखिए, बड़ा ये सब चीजें समझने वाली हैं, खेल इनका। पटना, कोलकाता और गुवाहाटी, इसी बीच अगर चेन्नई में कोई ऐसा इवेंट हो जाता जिसमें राहुल गांधी मौजूद होते, जिसमें इंडिया गठबंधन के कई नेताओं को इनवाइट कर लिया जाता और वहां पर मजमा लग जाता, तो हो गया था सत्यानाश। केरल का इवेंट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि केरल का अकेला कांग्रेस का इवेंट है। कोई भी उत्तर भारत का दल या कोई भी बाकी बड़ा दल वहां के इवेंट का भागीदार बने, जरूरी नहीं है। वो कांग्रेस का पर्सनल इवेंट है। कांग्रेस के जो साझेदार भी हैं वो भी केरल के हैं, जिनका सिर्फ केरल में जो है जिनकी प्रासंगिकता है। लेकिन तमिलनाडु में राहुल का पहुंचना और राहुल के साथ अगर और भी गठबंधन पार्टनर्स आते हैं, हो सकता है विजय इनवाइट कर ले, तो एक बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। शायद इसीलिए इस कार्यक्रम पर ग्रहण है। तो खैर, हम आते हैं विषय पर। पटना के बाद तत्काल बाद शाह कोलकाता पहुंचने वाले हैं और कोलकाता में फिर रणनीतिक जो है उनकी तैयारियां जो होती हैं, चाणक्य के, कथित चाणक्य, स्वयंभू चाणक्य, वो जुटेंगे। उनसे पहले अखिलेश यादव पहुंच गए। अखिलेश यादव का पहुंचना कुछ मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण है। इतनी अप्रत्याशित हार सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं, पूरे अपोजिशन की इसमें प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी और भविष्य भी दांव पर लगा हुआ। उसके बाद ये इंतजार था कि सत्ताधारी दल का जमावड़ा यहां पर पहले होता है, यानी भाजपा का या विपक्ष का। अखिलेश यादव ने उसमें बाजी मारी। अमित शाह के वहां पर जब मतलब जुटान से पहले और आयोजन से पहले वो पहुंचे कोलकाता, ममता बनर्जी से, अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की, और मुलाकात ही नहीं की, खुल करके बात की। 15 मिनट से ज्यादा, 15.5 मिनट के आसपास। उनके हाथ में जो ममता बनर्जी का स्टाइल है, उन अकेले वायर वाला आता है उनके पास जो है माइक, और वो माइक से बोलती हैं। आपने अक्सर देखा होगा सड़क पर, बीच सड़क में खड़े होकर के, और सामने पत्रकार अपना रिकॉर्ड कर लेते हैं। उस अंदाज में 15 मिनट से ज्यादा अखिलेश यादव ने बोला। इसके अलावा अलग अलग चैनलों ने भी अपने अपने कैमरे लगाए, वहां भी बोला। जब उधर अखिलेश बोल रहे थे तो इधर तेजस्वी भी तैयार थे। बस राहुल का इंतजार है क्योंकि राहुल की व्यस्तता अभी चेन्नई के प्रकरण में ज्यादा है। राहुल, मुझे लगता है चेन्नई से फ्री होते ही राहुल का जो इंतजार चल रहा है इंडिया अलायंस में, वो कंप्लीट होगा और फिर रणनीति के स्तर पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, हो जाए। हेमंत भाई को जोड़िए, फिर हम इस कार्यक्रम में चर्चा शुरू करें। स्वागत है हेमंत भाई। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि सीसीटीवी ये पीछा नहीं ज्ञानेश का छोड़ने को तैयार है। अब इससे पीछा छुड़ाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की। जो सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई को भी अब लाइव करने लगा है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट ज्ञानेश कुमार को सीसीटीवी देने से रोक देगा, बचा लेगा? ये सवाल महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाइयों में प्राइवेसी नहीं है, अब सिर्फ ज्ञानेश कुमार के फुटेज में प्राइवेसी है। ये कैसी प्राइवेसी है? ये प्राइवेसी मतदाताओं की लंबी लाइनों की भी नहीं है। यहां पर तो सरकारी कर्मचारियों के मतगणना की फुटेज मानी जाती है। यहां पर प्राइवेसी से भी आप नहीं बच पाओगे। आखिर क्या सच है जिसको तुम छुपा रहे हो और छिपाओगे? सीधा कुछ इसमें खबर हम नहीं दिखाएंगे, सीधा सुनवाएंगे क्योंकि जुबानी है हमारे पास। 2 हिस्सों में सुनेंगे क्योंकि काफी कुछ है सुनवाने के लिए। पहला हिस्सा सुनवाइए,
अखिलेश यादव का। अच्छा हाँ, मैं क्षमा चाहता हूं, पहला हिस्सा सुनवाने से पहले ये दिखाना जरूरी है कि पहुंचे किसने गर्मजोशी से अखिलेश ने अभिषेक बनर्जी को गले लगाया। उनसे छोटे हैं, छोटे भाई जैसे हैं। ममता दीदी का और नेताजी के रिलेशन बहुत थे, राजनीतिक रूप से बहुत ही करीब थे। तो उनको गले लगाया, फिर ममता दीदी के पास, वो दरवाजे पे खड़ी थी, उनके पास गए और फिर अंदर गए, आगे बातचीत हुई। ये विजुअल्स पहले हमको दिखाना था, विजुअल हो गए, अब सुनवा दीजिए, पहला हिस्सा सुनवा दीजिए, लाइए। चुनाव हम सब ने देखा और चुनाव को बहुत करीब से मैं इसलिए देख रहा था क्योंकि जिस तरीके से बंगाल का चुनाव होने जा रहा था और जो भाषा, जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का था, और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो जो बंगाल में किया है, उत्तर प्रदेश में उससे कम किया उन्होंने, लेकिन ट्रायल वहीं पर किया। हालांकि बंगाल में इससे भी खतरनाक तस्वीरें आई होंगी, जो मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपको। ये तस्वीर वो है जब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ था। फोर्सेस को लगा करके लोगों को वोट रोका गया, वोट नहीं डालने दिया, और चिन्हित कर करके कि कौन सा वोटर समाजवादी पार्टी का है उसको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। और बंगाल में जो हुआ है, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने का रास्ता निकाला है। इतना लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को डैमेज किसी ने नहीं पहुंचाया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी खटकती हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी खटकती हैं इसलिए क्योंकि वो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारतीय जनता पार्टी सामंती सोच की है। इनके संगी साथी पुरुषवादी लोग हैं। ये कभी भी नारी को और महिला को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। याद कीजिए, राजस्थान में एक पूर्व मुख्यमंत्री को इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, और दिल्ली में भी अगर कोई मुख्यमंत्री बना है तो वो आधी अधूरी मुख्यमंत्री हैं। यहां पर मतदान हुआ जरूर है, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छा से कम दबाव में ज्यादा मतदान किया है। इतनी नफरत भरी, नकारात्मक राजनीति, जहर घुली हुई राजनीति भारतीय जनता पार्टी बंगाल में करेगी, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। जितने भी इनके स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी इनकी लीडरशिप है, आप देख लीजिए क्या। और ये तो एक तस्वीर दिखाई थी मैंने आपको। दूसरी तस्वीर भी आपको याद होगा, दूसरी तस्वीर भी आपको। ये मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया की तरह काम हुआ है, जिसमें जितनी भी संस्थाएं थीं, जिनका काम यह है कि निष्पक्ष चुनाव हो, उन तमाम संस्थाओं ने अपना क्रेडिबिलिटी खो दी। भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी खटकती हैं इसलिए क्योंकि वो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय जनता पार्टी डाउन कर दीजिए, क्योंकि आप वो हिस्सा सामंती सोच की है। वही हिस्सा है, ये हटा दीजिए, डाउन कर। मैं आपके पास आऊं उससे पहले थोड़ा सा और समय लूंगा, एक बार और सुनवा दें, एक हिस्सा बचा है वो भी, ताकि चर्चा पूरे पर समग्र हो पाए, नहीं आधा आधा हो जाएगा। चलो सुना दो भैया। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इसके बाद जाग जाएगी। जो बंगाल में हुआ है, जो बंगाल को सेंट्रल फोर्स से, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 3 लाख सेंट्रल फोर्स भेजी गई और चिन्हित करके अधिकारियों को पोस्ट किया गया। सुनने में तो यह भी आया कि अधिकारियों को लालच दिया गया है कि चुनाव जिता दो तो हम आपको अच्छा पद देंगे, और आप यकीन करना, देख लेना, आप जो यहां से चुनाव करा करके जा रहे हैं अधिकारी बड़े, कुछ न कुछ लाभ का पद पाएंगे। हम लोगों को उम्मीद है कि
कि हम लोगों को जनता के बीच में जाकर के जगाना पड़ेगा उनको। हालांकि सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं बीजेपी के लोग, सीसीटीवी से, कैमरे से बहुत घबराते हैं। अगर यही इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है तो कुदरकी में जो वोट डाला है उसकी सीसीटीवी वीडियो जनता को दिखा दो। अगर जनता को नहीं दिखाना चाहते हैं तो प्रेस पे तो भरोसा करते होंगे। अगर सब प्रेस को नहीं दिखा सकते हैं तो अपने खास चैनलों को बुला करके और हमें भी बुला लेना। जब सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव हो सकती हैं तो बंगाल के वोटिंग की काउंटिंग की सीसीटीवी क्यों नहीं दिखाई जा सकती, क्यों नहीं लाइव हो सकती है? कम से कम जनता में तो संदेश जाए, जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। अगर सीसीटीवी की जो फुटेज है वो अगर बीजेपी दिखवा देगी इलेक्शन कमीशन से तो शायद उससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। ये डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हमारे वोट के अधिकार को ही छीनना चाहते हैं। हालांकि बात यहां की नहीं है लेकिन यूपी की मैं कह सकता हूं, वो वोट छीन करके आम लोगों के और खासकर पीडीएस समाज के लोगों के अधिकार छीनना चाहते हैं। जब वोट छीनेगा तो सोचिए क्या अधिकार छीनेगा। वो डेटा आपको अवेलेबल है कि किस तरीके से वोट के अधिकार को छीनने से कितनी सीटें हार गए, वो डेटा छिपा नहीं है। और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के लिए क्या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया होगा, आखिरकार किसका सॉफ्टवेयर था वो? लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो हुई है वो किसकी वजह से हुई है? कौन डेटा देख रहा था, कौन सा सॉफ्टवेयर था वो? पार्लियामेंट में तो मैं कफन लेके गया था इलेक्शन कमीशन के लिए। मैं किसी को एडवाइस देने के लिए नहीं आया हूं। मैं लोकतंत्र और जिस तरीके से आदरणीय दीदी को अपमानित किया, उनके कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया, क्या जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्स की है? क्या आप इलेक्शन को इस तरह कराएंगे कि आप वहां पर एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स को नहीं बैठने देंगे, और फिर इस बात की तैयारी करेंगे कि एसआईआर करा करके हम टारगेटेड किस बूथ पर वोट कटवाना है? जो टीएमसी के स्ट्रांग बूथ हैं, स्ट्रांग वोटर्स हैं, उनको वोट ना देने दिया जाए इसलिए वोट कटवा दें उनका? ये अधिकार किसने दिया है? यही लोकतंत्र को सबसे बड़ी हत्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग मिलकर के, वो भी इलेक्शन कमीशन से। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टी से हमारी अपील होगी कि कम से कम इस सवाल पर हम सब एक दिखाई देंगे। एक दिखाई देंगे, पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद करें एक दिखाई देंगे। पहली बात, दो तीन बातें हैं, क्या एक दिखाई देंगे, सवाल ये है। दूसरी बात, जो अखिलेश यादव बता रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, नफरत घोल रहे हैं, यही बात तो हम और हेमंत अत्री भी बता रहे हैं। यही बात हम, हेमंत भाई के अलावा भाऊ आते हैं वो भी बताते हैं, और भी साथी हैं वो भी अपने अपने जगहों पर वही बता रहे हैं। यही चीज अखिलेश जी भी बताएंगे। इससे निपटोगे कैसे? कुंदरकी का एग्जाम्पल मुझे याद है, मुझे फोटो भी नहीं देखना है, मेरे जेहन में वो तस्वीरें हैं। वो इंस्पेक्टर, आपको भी याद होगा, इंस्पेक्टर हवा में रिवॉल्वर निकाल करके खड़ा हो गया मतदाताओं के सामने, उस सीन में याद है। वो वही बिल्कुल ठीक बात, अगर उनकी बात व्यवहारिक रूप से कहूंगा तो मुझे लगता है ठीक है। जो योगी आदित्यनाथ की पुलिस से प्रयोग किया गया था उसको बड़े पैमाने पर, लार्जर स्केल पर बंगाल में लागू किया गया, क्योंकि ये फॉर्मूला और कहीं नहीं लगा था। प्रयोग उपचुनाव में था और लागू बंगाल में हुआ। इसको रोकने का क्या है ब्लूप्रिंट, ये हेमंत भाई नहीं साफ हो पा रहा है। इस पर मैं चाहता हूँ। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद उसका परिणाम आते ही हमने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। और आज अखिलेश, ये जो आज इन्होंने कहा, तो एक वो गाना था ना कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी, लगभग 70% देश लुटा दिया, और एक मेजर हिस्सा अगले साल लुटने वाला है, जिसमें खुद अखिलेश का प्रदेश भी शामिल है। बी रेस्ट एश्योर्ड, कोई गलतफहमी, कंफ्यूजन मत रखिए, ठीक? केवल भाषणबाजी से इससे कुछ नहीं होने वाला। सीधी सी बात है, ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट हो, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो, जो वोट कटे उसकी भी ट्रांसपेरेंसी हो, जो जुड़े उसकी भी ट्रांसपेरेंसी हो, और अगर ना हो तो चुनाव का स्टेट अवे बायकॉट हो। अगर ये कर सकते हो तो ठीक है। जनता, देखिए एक बात है, हमारे यहाँ हरियाणा में कहावत है कि कोई भी जनता का आदमी इन बातों से अनभिज्ञ नहीं है, सबको पता है क्या हो रहा है। सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हो।
जब राहुल गांधी ने वोट चोरी की बात की, चाहे वो कर्नाटक में की, चाहे वो दिल्ली में की, चाहे हरियाणा में की, चाहे महाराष्ट्र में की, तब कहां थी ममता जी? तब कहां थे अखिलेश जी? क्या उसी समय उस मौके को ग्रैब करते हुए अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते तो क्या बंगाल में हिम्मत पड़ती? क्या बिहार में हिम्मत पड़ती? और अब इनकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है आशीष भाई, आप जान के स्तब्ध रह जाएंगे। देखिए 2014 के बाद इन्होंने जहां चाहा जैसे चाहा वहां वोटों की डकैती की। आज मेरे पास कम से कम 4 से 5 मैसेज आए हैं जिसमें मोदी जी वही बंगाली धोती पहन करके, साड़ी धोती जो बोलते हैं, और उसको लेकर के तमाम मैसेज आए कि अगला नंबर अब पंजाब का है। तो एक होता है साहस और एक होता है दुस्साहस। यूपी वूपी को ये कुछ नहीं समझते। 2014 से आज तक इनकी सबसे बड़ी दुखती रख कोई है तो या तो बंगाल थी या वो पंजाब। ठीक, बंगाल को इन्होंने जो किया वहां पे डकैती डाल चुके। अगला नंबर पंजाब का, और उत्तर प्रदेश में तो ये सारे के सारे आप तो एक कह रहे हो, तमाम बाई इलेक्शन के अंदर करके दिखाया इन्होंने। क्या कर लिया इन्होंने? तो लाखों एफिडेविट भी दिए थे अखिलेश ने। आशीष भाई देखिए, माफ कीजिएगा, कोई चीज अन्यथा मत लीजिएगा। राहुल गांधी ने इतनी लंबी यात्रा कर दी, क्या फॉलो? आपने इतने एफिडेविट दे दिए उसमें इलेक्शन कमीशन में, क्या फॉलो? भाषण दे देना और फिर अपना काम पे लग जाना, ये कोई राजनीति नहीं होती। इस तरह का जो आज की तारीख का जो सिस्टम है, वो फोटो दिखा रहे, मसीह का फोटो दिखा रहे चंडीगढ़ का। मैंने आपने शायद 3 या 4 शो किए थे उसमें, और हमने एक ही सवाल उठाया था कि जो पार्टी नगर निगम के चुनाव में कैमरे के ऊपर नंगी होकर ये काम करवा सकती है, तो वो विधानसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के चुनाव में क्या कर सकती है? इसका अंदाजा जब मुझे और आपको है तो क्या अखिलेश और ममता को नहीं है? क्या विपक्ष के बाकी नेताओं को नहीं? क्या ये सारे के सारे जब लुट जाएगा सब कुछ, उसके बाद ये करेंगे? इनको पहचानेगा कौन? 10 साल से तेजस्वी बाहर थे, 15 साल की गारंटी होगी। ममता 5 साल अब होगी। अखिलेश 10 साल से ऑलरेडी है। इनका कोई नाम लेवा भी बचेगा क्या? मैं जो आपको बार बार कहता हूं कि अलग अलग पिटोगे सारे, सबका नंबर आएगा और सारे अलग अलग पिटोगे। ममता बनर्जी को पहला फोन राहुल गांधी ने किया, उसके बाद सोनिया गांधी से बात हुई। क्या इनको अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए? ये भाषणबाजी, लफाजी ठीक है, ठंडे दिमाग से सिर नीचा करके बैठो और सोचो कि तुम्हारा दायित्व क्या है। ये भाषणबाजी नहीं, फॉलो अप। ममता के साथ क्या हुआ देखिए, भूल जाइए न्यायपालिका क्या करेगी, भूल जाइए चुनाव आयोग क्या करेगा। कौन सा चुनाव आयोग, ये तो चयन आयोग है। जिसको चाहेंगे वोट डालने देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं डालने देंगे। अखिलेश यादव आज ये बात कह रहे हैं, उनके यहाँ जब सारी चीजें हुई तब कहा गए थे वो? उनको क्या लगता है कि बाई इलेक्शन में जो किया है वहां पे वो मेन इलेक्शन में नहीं होगा असेंबली के? है ना, समझ है क्या वो? या ममता को अंदाजा नहीं था कि जो महाराष्ट्र और हरियाणा में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में कर सकते हैं वो आपके यहाँ नहीं होगा? किस गलतफहमी में थे वो? या कोई और बात है तो वो बता दे लोगों को। देखिए आशीष भाई, लोग आपके साथ आने को तैयार हैं प्रोवाइडेड आपके पास कोई रोड मैप हो। ये भाषणों से तो लोग आज ही जा चुके। राहुल गांधी ने इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फॉलो अप क्या किया कांग्रेस ने? कुछ नहीं किया। सारे विपक्ष ने क्या किया? कुछ नहीं किया। उस समय ये इतना कर सकते थे, पूरे देश में एक माहौल बन सकता था, और जो ज्ञानेश गुप्ता के नेतृत्व में डकैती डल रही है उसको इफेक्टिवली रोकने का एक भय और खौफ पैदा कर देते। आप सोच करके देखिए, इतने सांसदों ने लोकसभा राज्यसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव दिया, ठीक है ना, ज्ञानेश गुप्ता को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, स्पीकिंग ऑर्डर भी पास नहीं किया। आपको नहीं पता क्यों किया ये? अगर उसको अलाउ कर देते तो बंगाल चुनाव से पहले विपक्ष संसद में उनकी बखियां उधेड़ देता कि वो क्या क्या करते हैं। और अब जो दे रखा है, यू टेक इट फ्रॉम मी, उस पर भी कोई चर्चा नहीं होने देंगे। जो आपसे होता है वो कर लीजिएगा, जो आपसे होता है वो कर लीजिएगा। क्या इनको समझ में नहीं आ रहा? क्या ममता बनर्जी एक घायल शेरनी हाथ की तरह, और अगला नंबर अखिलेश का है। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, परिणाम आते हैं जिस दिन बंगाल के हैं। इन लोगों को इस सब से हट करके, अपनी पर्सनल ईगोज को हटा करके इस देश की डेमोक्रेसी की सोचनी चाहिए। आज जो तमिलनाडु के अंदर हो रहा है, गवर्नर की इतनी हिम्मत है क्या? अगर सारा इंडिया अलायंस, आप सोचिए एक बार, जो होना था बंगाल में हो गया, अगर सारा इंडिया अलायंस तमिलनाडु में जाके बैठ जाए राजभवन के बाहर, क्या बनेगी? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? किसी ने रोका है? और नहीं कर रहे तो ये इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। जो आपने कल एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी ना,
कि लोगों को बचाने की बजाय अपना अर्जित किया हुआ बचाने पे ज्यादा जोर है। उस माइंडसेट से बाहर आ जाओ, बचेगा नहीं किसी का भी, सबका अलग अलग नंबर आएगा। आज जो बंगाल में हो रहा है वो बेस्ट मौका है, दी बेस्ट मौका है पूरे देश को दिखाने का कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिसकी 107 सीट है, उसको कौन पार्टी सत्ता नहीं आने दे रही, जिसका केवल एक एमएलए है। बीजेपी का तो एक एमएलए है। हाँ। और मैं किसी और चैनल पे शो कर रहा था, आशीष भाई आप यकीन कीजिए, मैं रोते हुए दिल से एक बात कही कि राज्यपाल को एक सिंपल काम करना चाहिए, बहुत साधारण सॉल्यूशन है कि एक एमएलए को बुला करके उसको शपथ दिला दे और समय दे दे 5 साल का, कि आप 5 साल में अपना बहुमत साबित कर दीजिए, हो गया काम, टंटा खत्म। और ये पूरे देश में करेंगे ये। मैं जो आपको राम माधव का बताता हूं नॉर्थ ईस्ट का, वो वैसे उसका ही कहा हुआ है। ये भारत का संविधान लागू नहीं कर रहे, ये मनुस्मृति लागू हो चुकी है इस देश में। आप मान लीजिए कौन वोट डालेगा कौन नहीं डालेगा तय कर तो दिया इन्होंने, कुछ और बचाया देखने के लिए। ये फोटो अपॉर्चुनिटी बहुत होगी भाई, अगर सड़कों पे नहीं उतरोगे तो सदा के लिए डंप कर दिए जाओगे। अगर गलतफहमी हो तो मायावती को जाके देख लो, मायावती ने क्या किया है सबको पता है। आज उसकी टिकट भी कौन बांटता है सबको पता है। जो महिला इतनी जबरदस्त बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आई थी, आज वो कहीं है क्यों? क्या आप सारे उसी लाइन में आना चाहते हो? ये तैयार है वो करने के लिए, और इनको कोई डर भी नहीं। तो अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को, ममता बनर्जी को, जितने ये बड़े बड़े शतरफ हैं, इनको अब ये सोचना चाहिए कि मेरा तो जो हुआ उसको तो फाइट आउट करने की कोई गुंजाइश। ममता आप कहीं चली जाए, ममता को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, मैं आपको आज कह रहा हूं बड़े भारी दुख के साथ। वरना सुप्रीम कोर्ट में जाते ही, अगर सुप्रीम कोर्ट होता तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन क्या करें। तो कम से कम अखिलेश को तो बचा लो, उत्तर प्रदेश को तो बचा लो, तमिलनाडु में जो नाटक चल रहा है उसको बचा लो जाकर, या सारे अलग अलग पिट के अंधेरे में चले जाओगे। चॉइस आपकी है। भाषणबाजी, बाइट, लफाजी, इनसे नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देख ली, उससे नहीं होगा। सड़कों पे उतरना पड़ेगा, खुद जहां जाती है वहां धरने पे बैठो, प्रदर्शन करो, लोगों को साथ जोड़ो, लोगों को समझाओ। अगर ये कर सकते हो तो ठीक है, वरना सबका नंबर आएगा, और ऐसा नंबर आएगा कि इतिहास में दफन हो जाओगे, आपका कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। हेमंत भाई, समय तो ले लेता हूं, लेकिन पहले से बता करके मैं 3 मिनट लूंगा। और उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक की यात्रा, जब अखिलेश यादव पे बात हुई, सिर्फ अखिलेश यादव, ममता बनर्जी नहीं, संपूर्ण विपक्ष और सारे पाप के बराबर के भागीदार हैं। कोई इसमें 19 नहीं, कोई 19 नहीं है। एक एक इस पूरी सूची से अगर मुझे बाहर करना हो, बंगाल, तमिलनाडु के लोग कितना मानते हैं, क्यों कम दिया सीट, क्यों हरा दिया, नहीं जानता मैं, लेकिन स्टालिन को इन सारे पाप के भाग में से अगर हिस्सा कम करना होगा तो मैं कम करूंगा। आज स्टालिन ने जो फिर किया, इतने दिन से कई बार तारीफ कर चुका हूं, आज फिर जो किया है वो भी अभूतपूर्व है। उन्होंने राज्यपाल पर सवाल उठा दिया, कहा टीवीके की सरकार बनवाओ। फिर स्टेटमेंट आ गया कि टीवीके को आप सरकार बनाने का मौका दीजिए, आप जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन मत पैदा करिए राज्य में, असंवैधानिक स्थिति मत पैदा करिए, आप सरकार बनाने का मौका दीजिए। 6 महीने तक तो मैं मुख्य विपक्षी दल हूं, मैं भी नहीं कुछ करूंगा, मैं भी देखूंगा, तब अगर सवाल करना होगा सरकार से करूंगा। उसको सबसे बड़ी पार्टी जनमत जनादेश उसके पक्ष में है, उसको सरकार बनाए दो। और हराया टीवीके ने, स्टालिन को कुर्सी से उतारा है, लेकिन उसको फिर इसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी उसके बावजूद। नहीं तो कुर्सी से हटाने के बाद तो वो आदमी घर में कहता नहीं, इसको बिल्कुल ही मत शपथ ग्रहण कराओ, इसके पास बहुमत नहीं है, 6 कम है, वो कम से कम इतना तो उसके पास है। यही विपक्ष में होना चाहिए, दिल बड़ा करना। अब आते हैं, बंगाल से ही शुरू कर रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की जिद, ममता बनर्जी का अक्खड़पन सबने देखा है। अभिषेक बनर्जी भी उसी रव में बह करके कुछ की, लेकिन कांग्रेस अधीर रंजन जैसे लोगों को अगर पार्टी में रखेगी, इस अधीर रंजन ने कम गालियां दी चुनाव में, उसने अपशब्द तक बोला है आपको। आप एक अलायंस में होते हुए राज्यों में चुनाव लड़ते हैं, कई लोग लड़ रहे हैं, वामपंथियों से केरल में लड़ रहे, सब लड़ रहे हैं, लेकिन एक मर्यादा तो होगी, भाषाई मर्यादा। अधीर रंजन ने कोई मर्यादा नहीं रखी, भाषाई मर्यादाओं को लांघ गया, आज भी गालियां दे रहा है।
कौन इनको रोकेगा? वामपंथ इस देश से मिटने के कगार पर आ गया, डिलीट हो गया। अब मिटना नहीं, मैं डिलीट कहूंगा, डिलीट होने के कगार पर है। अब रेखाएं मिट चुकी हैं, खाली लकीर उस पे जो कागज पर थोड़ा सा निशान छोड़ती है वो गहराई है, उसको भी एक बार इस्त्री चलेगा प्रेस तो प्लेन हो जाएगा कागज। वो वामपंथी गालियां बक रहे हैं, आप तो नहीं हो ना। आप पहले ये तय कर लो, वामपंथ को ये तय करना होगा पहले, चाहे वो जो भी हो, बेबी हो, चाहे जो हो वामपंथ के आज के जो नेता है, उनको ये तय करना होगा कि वो फांसीवादी किसे मानते हैं, ममता बनर्जी उनकी टारगेट है या नरेंद्र मोदी की भाजपा टारगेट है, पहले ये तय करना होगा उनको। उनके लिए वो भाजपा उनके लिए कोई वही नहीं है। वो तो ममता बनर्जी को कैसी कैसी गंदी गंदी गालियां देने में लगे हुए सारे वामपंथी, उनको इसमें मजा आ रहा है। क्या कौन लड़ाई लड़ेगा? अब आगे बढ़िए, हम उन राज्यों में पढ़ रहे हैं जिसकी चर्चा नहीं करते, इसीलिए मैंने 3 मिनट लिया था। उड़ीसा चले जाइए, बीजू जनता दल खत्म हो गया, खत्म हो गया। लेकिन आज भी क्या नवीन पटनायक इतना हिम्मत ला पाएंगे अपने भीतर की कहें कि हम इंडिया अलायंस के साथ हैं, हम और कांग्रेस एक रहेंगे उड़ीसा में, हम साथ रहेंगे? ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस और उनके में कोई अछूत वाला रिश्ता हो। उनके पिताजी बीजू पटनायक वो जो है जवाहरलाल नेहरू के चहेते थे, दुलारे थे, हैं? कहेंगे अब तो खत्म हो गए ना नवीन पटनायक। नवीन पटनायक की उम्र अवस्था भी नहीं है कि नहीं कहेंगे कि हम कम बैक करेंगे 20 साल बाद या 15 साल बाद, नहीं है ना। आंध्र प्रदेश आइए, जगन रेड्डी, जगन के पास सब कुछ है, उम्र है, आगे भविष्य है, आगे राजनीतिक, लेकिन ये हिम्मत नहीं है कि इंडिया अलायंस की, चलो हम इंडिया अलायंस के साथ आते हैं। चंद्रबाबू तो खुलेआम, ऐसा भी नहीं है कि न्यूट्रल सरकार हो, चंद्रबाबू तो खुलेआम उधर है तो हम तो इधर हो जाए, इतनी हिम्मत नहीं है। हम लोग हंगरी मॉडल कह के तो हम भी मूर्खता कर रहे हैं। ये सब सत्ता के हंगरी लोग हैं, भूखे हैं इतना, हम क्यों हंगरी मॉडल? इनके है हिम्मत। और आगे चलिए, आ जाइए उत्तर प्रदेश में। आप मायावती, आज भी मायावती के पास 12% के आसपास वोट इंटैक्ट है। वो घूम फिर के 10%, अभी भी चुनाव होगा, गिरे मरे भी 10% वोट मिलेगा मायावती को। मायावती आज भी भाजपा को जिताने में, और मैं गारंटी दे रहा हूं इस दौर में भी इतना सब हथकंडा हो गया ना, आज भी अगर मायावती और अखिलेश यादव और कांग्रेस ये सब एक साथ लड़ गए, और मतलब अब तो सारा मॉडल देख चुके बंगाल का, और लड़ गए और लड़ के भिड़ भी गए, तो अभी भी उत्तर प्रदेश में नाको चने चबवा देंगे। हो सकता है कुछ हो जाए अविश्वसनीय सा, हालांकि होता अब कहीं भी नहीं है। लेकिन मायावती कहाँ है? कौन सी मायावती पॉलिटिक्स करेंगी? कोई मुझे इस देश का कोई राजनीतिक पंडित जो बहुत काबिल हो, तो बहुत कम जानकार हैं, वो बता दे कि मायावती ये अकेले पॉलिटिक्स करके एकाएक यहां से सुरंग से निकल करके बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी, डोनाल्ड ट्रंप को अगली बार रिप्लेस करने वाली है। जो एक विधायक जिताने की इसकी औकात नहीं है, उमाशंकर सिंह अपने दम पर जीत के आता है, एक सिंगल विधायक है अपने दम पर, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ठेकेदार है, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ठेकेदार है। वो अपने क्षेत्र में पैसा पानी की तरह बहाता है, तब वो विधायक बनता है। एक अकेला विधायक है 403 में, वो बहन जी जो इतने बार मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो गठबंधन में नहीं आ सकती है। पीडीपी और फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, ये तय कर पाएंगे कि कौन रहेगा इंडिया गठबंधन के साथ? दोनों नहीं आ पाएंगे। कितने एग्जाम्पल है बताओ, कितने एग्जाम्पल दिए जाए, कितने एग्जाम्पल दिए जाए? ये कहां से होगा? ये केवल 2 मिनट बाइट कैमरे पर दे दिए, वही जिस बात को हम कर रहे हैं, कैसे होगा हेमंत भाई? बताओ ना, आप बताओ। मैं ये सवाल ही मान लो 4-5 मिनट का। नहीं आशीष भाई, सिंपल सी एक लाइन की बात है कि जो 2014 में शुरू हुआ था, आज उसका बिल्कुल अमृतकाल आने की स्थिति में है, और ये अमृतकाल की प्रक्रिया 2029 से भी पहले पूरी करेंगे। ये जो 240 वाला जो आंकड़ा है ना, इनको हजम नहीं हो रहा है। जिस गति से ये लगे हुए हैं, SIR के बारे में इतनी बेकायदियां आ गई, कोई एक लाइन का सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आया क्या? कुछ भी आया क्या? देखते रहे आप, मुंह फेर लिया, जो मर्जी आए करते रहे। तो इस देश में एक संविधान की प्रोटेक्शन थी, वो संविधान की प्रोटेक्शन हट गई। जितनी संवैधानिक संस्थाएं थी उनको साइडलाइन कर दिया गया। हर इंस्टीट्यूशन एक सुर में बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सुर जो सत्ता का सुर है। तो ये विपक्ष के जो लोग हैं, अगर ये सच में विपक्ष है,
तो क्या इनको अपना अस्तित्व खतरे में दिख रहा है? नंबर एक। और अब तुम्हारा अस्तित्व बचेगा किससे? संविधान से। ठीक, संविधान, लोकतंत्र, अगर इन तीन चीजों को जोड़ लोगे तो सरवाइव कर जाओगे, नहीं तो तीनों चीजें एक साथ दफन होंगी। यू टेक इट फ्रॉम, तीनों की तीनों। इनको तो निपटाने का काम सारे का सारा चल रहा है। केवल जो मुख्य चैलेंजर हैं उनमें से जिन्होंने 240 पे रोका था, ममता का इलाज हो गया, बिहार का इलाज हो गया, जो बड़ी बड़ी स्टेट जहां दिक्कत हो सकती थी, एक अखिलेश बचे हुए हैं, अगले साल इनका हो जाएगा। पंजाब, कितनी मैं हिम्मत नहीं हिमाकत मानता हूं, बीजेपी के लोग मुझे भेज रहे कि अगला नंबर पंजाब का है। इसको अच्छा, ये दुस्साहस आता का है? ये दुस्साहस आता है हरियाणा से, ये दुस्साहस आता है बिहार से, बंगाल से, महाराष्ट्र से, कि वहां के लोगों ने हमारा क्या कर दिया, तो जा कर देंगे। मेरा मिलिट्री वहां 15 दिन रखी है, या 5 महीने रख देंगे। इनको क्या परेशानी है? बॉर्डर स्टेट हो चाहे कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? आज जो ये तमिलनाडु में कर रहे हैं, क्या ये साउथ को अच्छा संदेश दे रहे हैं? एक पार्टी वाली जो वो है, एक सीट वाली, एक विधायक वाली, और वो 107 वाले की सरकार नहीं बनने दे रहे। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा की सरकार नहीं बन रही, उनकी इच्छा का अलायंस नहीं बन रहा। आप कल्पना तो करिए। तो ये विपक्षी किस चीज के विपक्षी हैं भाई? चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई और स्टेट हो, तुम सब कहने को बड़े नेता हो, तो लोकतंत्र बचाने का जिम्मा तुम्हारा है। आज और ज्यादा अच्छी पिक्चर आती अगर ये सारे के सारे वहां जाने की बजाय, अच्छी बात है गए, सांत्वना, आपस में संबंध होने चाहिए। राहुल गांधी ने भी फोन किया, सोनिया ने भी किया, सबने किया। क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं होता कि सारे के सारे इंडिया अलायंस के जो लोग थे जाके गुजरात, अपने तमिलनाडु राजभवन के अंदर, चेन्नई के अंदर जाके धरना देते, और फिर देखते जरा पूरे देश और दुनिया में क्या मैसेज जाता। ये क्यों नहीं करते ऐसा? क्या चीज रोकती है इनको आशीष भाई? देश तो ये देख रहा है ना। और एक बार जब आप साथ दिखोगे, इस तरह की पावरफुल पिक्चर आएगी, तो लोगों में हिम्मत जुटेगी। तो हिम्मत आप जुटाना चाहते हो या अलग अलग पिटना चाहते हो, ये फैसला आपको करना है ना। मैं राशि तो नहीं कर सकता, ये तय कर लीजिए। और हर प्रदेश के अंदर ये परिस्थिति होगी, ये मान करके चलिएगा। फिर वही बात है, जो नगर निगम के लिए ये कर सकते हैं, तो भाई साहब विधानसभा राज्य की सीट हो सत्ता केंद्र की, वो तो भूल ही जाइए। कैमरे पे बैठ के बाकायदा, और सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या लफाजी हुई, क्या क्या हुआ, और फाइनली क्या हुआ। भाई साहब एक नोटिस नहीं दिया गया उस आदमी को, मसीह को एक नोटिस तक नहीं गया आज तक, जो कैमरे पे पकड़ा गया था। और कैसा कैसा भाषण दिया था सुप्रीम कोर्ट में, ये कर देंगे वो कर देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। ये चीज होने वाली है। आज ना वो सुप्रीम कोर्ट रहा, ना वो सब कुछ रहा। जाग जाओ विपक्षियों, नहीं तो तुम्हारा नाम लेवा भी नहीं बचेगा तारीख हो। मैं तो इतना ही कह सकता। मसीह आप कह रहे हो, मसीह के बाद तो कई मॉडल आ गए। आपको एक एग्जांपल बताऊं, अभी गुजरात में निकाय चुनाव हुए हैं। निकाय चुनाव में सोचिए, जहां पर पार्षद चुने जाने थे, वहां पर कांग्रेस ने जिनका नामांकन करवाया, नामांकन वापसी की तारीख से पहले उनको छिपाना पड़ा। भैया पार्षद में छिपाना किसने पड़ा? ये नहीं कि खरीद लिए जाएंगे, पुलिस उठा ले जाएगी। पुलिस घूम रही, कई खोज रही थी, और तो और छोड़ दीजिए। महाराष्ट्र में एक नगर परिषद था, उस नगर परिषद के अध्यक्ष के लिए शिंदे के पास वहां बहुमत था। वहां पर तो अलग अलग जिलों में अलग अलग समीकरण बन गए थे ना, कि शिंदे और शरद पवार कई जगह साथ एक टाइप का बन गया था, कांग्रेस भी साथ। शिंदे का बहुमत था। शिंदे के जो वहां पर जिनको सदस्यों को जिनको देना था, मतदान करना था, उसमें से 8-10 से ज्यादा, दर्जन भर के करीब को पुलिस ने उठा लिया, अलग अलग पुराने किसी केस खोल करके। और भाजपा का जो बहुमत से बहुत दूर थी, उसका अध्यक्ष बन गया। हरी विधानसभा में डिप्टी सीएम ने, विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड की बात है, आप कल्पना करिए देश चल कैसे रहा। ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में बगल में सीएम देवेंद्र फडणवीस, और फडणवीस के बगल में जो है एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम कह रहा है सीएम के सामने कि लोकतंत्र की ऐसी हत्या भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई। सरकार तो इकट्ठी चला रहे हैं ना। हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। जा ही नहीं सकता, जाएगा कहाँ? आप जा नहीं सकते हो। नहीं जाए, अंदर जाएगा। अगर फालतू बात की तो अंदर भी जाएगा। वही कर,
और जब वो इसलिए ये कह रहा इसलिए मैं कहता हूं कि जेल का भय छोड़ दो, उसके बाद जीत है। एक बार जेल का भय छोड़ के देखो। दोनों डिप्टी सीएम जब कह रहा है मुख्यमंत्री से कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या आज तक के इतिहास में हुई है, तो मुख्यमंत्री मुस्कुरा रहा है। अरे हुई है तो हुई है हत्या, जाओ सुख सभा कर लो, जाओ भगो। तंत्र की हत्या बता रहे हो, तो रोज का हमारा काम यही है, हम और किस लिए आए हैं? हाँ? तेजस्वी को भी सुनवा दीजिए, तब वक्त हो गया, लेकिन बस तेजस्वी को सुनवा दीजिए भैया, 2 मिनट 1 मिनट सुनवा दीजिए जल्दी से। देखिए बंगाल में जो नतीजा है, हम लोग तो जमीन पे हम लोग घूमे हैं। जिस हिसाब का रिस्पांस था, बीजेपी तो कहीं नहीं थी। अमित शाह हो या बीजेपी के लोग, ये पूरा तंत्र मंत्र और षड्यंत्र के प्रति जो है बंगाल का इन लोगों ने चुनाव लड़ा। तो हम तो यही जान रहे हैं कि भाई जहां जहां SIR हुए, जो सबसे बड़े बड़े राज्य थे, चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो या बंगाल हो, वहां जो है आप लोगों ने नतीजा देखा होगा। तो भारी जो तंत्र मंत्र और षड्यंत्र जो है लगाया गया, देर सवेर जो है इनके तंत्र मंत्र और षड्यंत्र का भी जो है उजागर जल्दी होने वाला है। लेकिन बंगाल हो, ये हम लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा था कि इस प्रकार का रिजल्ट आएगा। लेकिन बीजेपी है, पूरा सिस्टम और मशीनरी इनके हाथ में है। और जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात की जाए, तो आप जानते हैं जब अंपायर ही बेईमान हो तो क्या किया जा सकता है। फिर भी हम लोगों की जो विचारधारा है, हार जीत ज्यादा फर्क मायने नहीं रखता है। कई चुनाव होंगे, आते रहेंगे, लेकिन बात है कि अपने विचारधारा के लिए, अपने नीति और सिद्धांत के लिए लड़ाई लड़ना। और हम लोग जो है अपने विचारधारा के लिए हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग भाजपा और RSS की जो विचारधारा है उसके खिलाफ हमेशा लड़ते रहे। नदियों की धारा सूख गई, इतिहास गवाह है, विचारधारा कहाँ टिकेगी हेमंत भाई? अब मजबूरी हो जाता सवाल करना। नहीं आशीष भाई, ये सारी चीजें सारे देश को पता है, मैं वही कह रहा हूँ। और कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो आप? बयान की, बाइट की, स्टेटमेंट की? वेयर इज द एक्शन ऑन ग्राउंड? दैट इज द क्वेश्चन। यहीं पे समाप्त करना उचित रहेगा कि भैया सड़क पे आ जाओ। इसके अलावा इन लफाजियों में कुछ निकलने वाला नहीं है। लफाजी का काम उन दोनों के पास है, वो बहुत शिद्दत से कर लेते हैं और पूरे देश को जिस उसमें ले आए हैं उससे अगर बाहर निकाल सकते हो तो सड़क पे आ जाओ, वरना अपने घर बैठो और मायावती की तरह कम से कम रेस्ट तो कर लो, टाइम तो खराब मत करो। इतना तो कर ही सकते हो। चलिए इजाजत दीजिए, वक्त हो गया है। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।